एफबीआर में कोई करप्शन हुई है, कोई नाअहली हुई है तो एफबीआर का चेयरमैन उसका जिम्मेदार है। चेयरमैन एफबीआर और मेंबर ऑपरेशन दोनों को भी जाना होगा। उनके अंदर डीजीआईएसआई और डीजीएमआई को बुलाने की तो हिम्मत है नहीं। सिविल अफसरान को बुला के बेइज्जत करते रहते हैं। इस्लामाबाद पर भी कब्जा कर लें और अडयाला की जेल पर भी हमला कर दें और छुड़ा के ले जाएं इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्जिया निगार मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर। आज की सबसे बड़ी बात जो मैं जानना चाहूंगी, आई एम श्योर नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, एफबीआर वाला मामला। एफबीआर के 12 अफसरान को निकाल दिया गया है, ओएसडी कर दिया गया है। ये क्या मामला है? ये ठीक है कि एफबीआर के 12 सीनियर अफसरान को, जो ग्रेड 21-22 के अफसरान हैं, जो असल में एफबीआर चला रहे थे, उनको एक पूल बनाया गया है, एडमन पूल, और उस एडमन पूल में भेज दिया गया है। टेक्निकली उनको ओएसटी कर दिया गया है। अब उनके पास कोई काम नहीं है, वो घर बैठे हैं आराम से। अच्छा, एफबीआर के हवाले से हमेशा बड़ी बात हुई है, लेकिन और ये प्राइम मिनिस्टर के, मैं इस इकदाम को कोई बुरा नहीं समझता। समझता हूँ कि एफबीआर में इस्लाहात भी होनी चाहिए, एफबीआर की ओवरऑलिंग भी होनी चाहिए, एफबीआर से करप्ट लोगों को भी निकालना चाहिए। लेकिन ये जो एक्शन है ये इनकम्प्लीट है, मैं समझता हूँ। देखिए ना, एफबीआर के जो चेयरमैन हैं इस वक्त, अमजद जुबैर टवाना, वो बच गए हैं। ये कैसे हो सकता है कि उनके नीचे 12 नालायक अफसरान, करप्ट अफसरान, कई सालों से, 2 सालों से, जब से वो माल बना रहे थे, और एफबीआर के चेयरमैन अमजद जुबैर टवाना बड़े नीट एंड क्लीन आदमी थे। वो बेबस थे। वो रोज खून के आंखचूर होते थे और नीचे वाले जो हैं वो पैसे बनाई जा रहे थे। उन्होंने 2 साल खामोश क्यों रहे? जब तक प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कुछ नहीं कहा, तब तक उन्होंने रिश्वत की गंगा बहने दी। लेकिन जो ही प्राइम मिनिस्टर ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा, सर मैं 12 लोगों के नाम आपको देता हूँ, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, ये 12 लोग असल में करप्ट थे, मेरी तो ईमानदारी की कस्में जो है ना, वो पाकिस्तान की हर दीवार पे लिखी हुई है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि एहतसाब का अमल ऊपर से शुरू होना चाहिए। अगर एफबीआर में कोई करप्शन हुई है, कोई नाअहली हुई है, तो एफबीआर का चेयरमैन उसका जिम्मेदार है। तो अगर आपने एफबीआर के चेयरमैन अमजद जुबैर टवाना को बरकरार रखना है, और कुछ कुर्बानी के बकरे उन्होंने आप पेश कर दिए हैं हुकूमत को कि ये असल में कुर्बानी के बकरे हैं, देखें आपकी भी वाह वाह हो जाएगी और मैं भी बच जाऊंगा, तो ये इससे कोई पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होने लगी। क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि उन्होंने कुर्बानी के बकरे पेश किए हैं। मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ उस पे। एक और बात है, मेंबर पॉलिसी हटा दो, फला मेंबर हटा दो, डायरेक्टर हटा दो, लेकिन जो मेंबर ऑपरेशंस है, जो एफबीआर का ऑपरेशन चलाता है, जिसके जिम्मे टैक्स की रिकवरी है सारी है, मीर बादशाह खान, वो बच गया है। मतलब 2 लोग बड़े ईमानदार हैं, एक मीर बादशाह खान मेंबर ऑपरेशंस, एक चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टवाना, बाकी सारी एफबीआर करप्ट। और ये 2 लोगों ने, भाई आज तक टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ तो मेंबर ऑपरेशन क्यों नहीं जिम्मेदार? लेकिन ना, जो लोग हटाए गए हैं वो कौन है, उनके बारे में आप जाने। मतलब वो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, इंपॉर्टेंट ओहदों पे थे, वो जिम्मेदार हैं। मैं कोई उनकी वकालत नहीं यहाँ करना चाहता कि जी वो बड़े नेक लोग थे तो उनको गलत हटाया गया है, उनको भी ठीक हटाया गया होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चेयरमैन एफबीआर और मेंबर ऑपरेशंस भी तो जिम्मेदार थे ना, आज तक जो तबाही हुई है। कि ये दोनों आंखें बंद करके घर में सोए हुए थे और सारी करप्शन नीचे हो रही थी और इनका उस करप्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं था, ये तो मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं ना। मुझे ऐसे लगा है कि जब मलबा आया चेयरमैन साहब के ऊपर, तो उन्होंने कुर्बानी के बकरे पेश किए हैं। मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ। एफबीआर जो है और एफबीआर के चेयरमैन जो है, वो कई महाजों पर नाकाम हुए हैं। नाकामी की कोई एक दास्तान नहीं है, लंबी दास्तान है नाकामी की। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी नाकामी की एक दास्तान है। इसमें कहा गया है कि बड़ी मैसिव करप्शन हुई है सिगरेट की इंडस्ट्री में, जो उन्होंने हर महीने, ये सिगरेट इंडस्ट्री लाखों करोड़ों रुपए रिश्वत में देती है एफबीआर को, और एफबीआर का मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इसको पकड़ने में नाकाम रहा है। अब आप देखें ना, ये मॉनिटरिंग टीम्स को रिश्वत दी जाती है सिगरेट इंडस्ट्री की जानिब से इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में। तो उसको कौन देख रहा था? वो भी तो चेयरमैन के मतहत था। और उन मॉनिटरिंग टीमों को बरकरार रखते हुए इन अफसरों को निकाल के, आप समझिए, आप रिश्वत जो लोग इकट्ठे कर रहे थे उनको आपने बरकरार रख लिया है, कुर्बानी के बकरे आपने ढूंढ लिए हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है?
जब सिगरेट इंडस्ट्री पे प्राइम मिनिस्टर ने करप्शन पे किया, तो आपने सारा मलबा ट्रैक एंड ट्रेस पे डाला। फिर उसके बाद आपने कहा कि तारिक बाजवा के जरिए एक जी। इन्वेस्टिगेशन की बात हुई। तो अमजद बटवाना ने, जो एक्स बॉस भी हैं तारिक बाजवा उसके, तो उसके नतीजे में इस इंक्वायरी को हशप करने के लिए भी ये कुर्बानी के बकरे हैं। एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी हुई, क्या वो नाकामी चेयरमैन एफबीआर की नाकामी नहीं है, मैनेजर ऑपरेशंस की नाकामी नहीं है, उन मॉनिटरिंग टीमों की नाकामी नहीं है जो रिश्वत लेती हैं हर महीने और चेयरमैन एफबीआर को पहुंचाती हैं, वो डायरेक्टर लीगल की कुर्बानी है, वो औरों की कुर्बानी है और ऑपरेशंस और चेयरमैन की कुर्बानी नहीं। ये पीओएस सिस्टम जो रिटेलर्स पे लगाया गया है 2022 से, क्या पीओएस सिस्टम की नाकामी मैनेजर ऑपरेशन मीर बादशाह खान की नाकामी नहीं है? वो उसको देख रहे थे। ये जो हम रिटेलर से टैक्स नहीं ले सके और पीओएस सिस्टम का हमने काम शुरू किया कि हर दुकान पे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगेगा, 2022 से हम ये काम करना चाह रहे हैं। उसकी नाकामी की जिम्मेदारी मैनेजर ऑपरेशंस की नाकामी नहीं है, वो भी लीगल दी नाकामी है, वो भी इनलैंड रेवेन्यू दी नाकामी है, वो मैनेजर ऑपरेशंस या चेयरमैन एफबीआर दी नाकामी नहीं है। अच्छा जी, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए भी बड़ी बात हुई। तो कोई नया प्लान उसमें तो चेयरमैन एफबीआर नहीं दे सके। उसके अलावा मैं एक और बात करना चाहता हूँ। बड़ा कहा जाता है कि हमारी अदालतों में ना, जो इस वक्त वो कितने ट्रिलियन रुपीस के जो केसेस हैं वो अदालतों में टैक्सों के जेर इल्तवा हैं। अगर अदालतें ये ट्रिलियन केसेस रुपीस के केसेस जो हैं वो का फैसला कर दें, तो एफबीआर और मुल्क बड़ा अमीर हो जाएगा। जरा एक इंटरनल ऑडिट तो करा लें कि इनमें से कितने केस एफबीआर नीचे हार चुका है और एफबीआर ने सिर्फ अपीलें की हुई हैं, और नीचे से टैक्स वो खत्म हो चुके हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एफबीआर गलत टैक्स लगाएगा तो उसके बाद वो कहेगा कि जी मैंने इतने के टैक्स लगा दिए हैं, अदालतों में केस बड़े पेंडिंग है। अगर अदालतें डिसाइड कर दें, जो अदालतों से एफबीआर केसेस हार चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो अदालतों ने करार दिया है कि आपने गलत टैक्स लगाए हैं, उसका भी तो एफबीआर में कोई एहतसाब का निजाम होगा कि वो बात आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं बता रहे, सिर्फ जेर इल्तवा जो आपकी अपीलें हैं। मेरा मतलब है आप उनकी बात करें, आप ये भी तो बताएं कि नीचे से आप केस हार गए हुए हैं, सिर्फ आप अपीलों के ऊपर तो नहीं लकेंगे। तो जब मेरी ये राय है कि जब चेयरमैन एफबीआर को इन तमाम नाकामियों का, जो वो टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके, पाकिस्तान का टैक्स बेस ब्रॉड नहीं कर सके, डिजिटलाइजेशन में नाकामी हुई है, कोई नया सिस्टम हम नहीं बना सके रिटर्न का, टैक्स फ्रेंडली नहीं कर सके, इन तमाम नाकामियों की जब चेयरमैन एफबीआर से बात की गई, तो उन्होंने कुछ कुर्बानी के बकरे पेश किए। इससे हुकूमत की भी वाह वाह हो गई और चेयरमैन बच गए। मुझे उन लोगों के जाने पे कोई इतराज नहीं है। मैं मानता हूं कि एफबीआर में बहुत करप्शन है। मैं मानता हूं कि एफबीआर में जो करप्शन है उसकी वजह से आम आदमी टैक्स नहीं देता है। ये कोई टैक्स फ्रेंडली नहीं है। ये लोगों को जान के गलत टैक्स लगाते हैं ताकि रिश्वत ली जा सके। फिर लोगों को खुद ही कहते हैं कि आप केस करके खत्म करा लें, हमने देखें ये कर नाकामियां छोड़ी हैं। ये सब एफबीआर की मदद से होता है। हर जो केस देखिए, एफबीआर के आपसे एक खिलाफ सवाल होता है पूछना चाहूँगी। जी। सर, यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगी, जिस तरह की इन्होंने कुर्बानी के लिए भेड़-बकरे आगे दे दिए हैं कि आप इन 12 अफ़सरान को ले लें और हमें बख्श दें, तो आपको क्या लगता है कि अब चेयरमैन और ये जो मेंबर ऑपरेशन हैं, इन पर कोई रद्द-ए-अमल सामने आएगा या मतलब इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ एफबीआर में मुकम्मल ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। ये जो आपने 2 बचा के 11 को कुर्बानी का बकरा बनाया है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मतलब मैं ये बात तो मेरे ज़हन को कोई कबूल ही नहीं कर सकता कि मैं मेंबर ऑपरेशन और चेयरमैन तो बिल्कुल नेक और साधु आदमी हैं और बाकी सारे करप्ट थे। ये जो 2 मैं चेयरमैन एफबीआर और मेंबर ऑपरेशंस थे ना, ये तो हाजी नमाजी हैं और बाकी सारे चोर थे। ये कौन सी बात हुई? ये 2, मेरा मतलब है कि सिर्फ ये 2 अफसर नेक थे, बाकी सारे करप्ट थे। ये बात नहीं कबूल की जा सकती। ये हमाम में नंगे थे। इन्होंने अब अपनी नौकरियां बचाने के लिए बाकियों की कुर्बानियां दे दी हैं कि चलो उन्होंने मरवा दिया। उनको भी कहा आपको एडमिन पूल में भेजा, आप केस कर लेना, कोई फारग नहीं होगा, थोड़े दिनों बाद वापस पोस्टिंग दे देंगे। तो मेरे ख्याल में अगर एफबीआर में ऑपरेशन क्लीन अप होना है, तो उसमें चेयरमैन एफबीआर और मेंबर ऑपरेशन दोनों को भी जाना होगा। हमें तमाम नई लॉट वहां पे लेके आनी ताकि उसको रिहेबिलिटेट किया जा सके। ये पुरानी 1 या 2 मछलियां भी आपने छोड़ दी हैं, तो ये 2 मछलियां भी तालाब को गंदा ही करेंगी।
ये दो जो आपने नई पुरानी मछलियां छोड़ दी हैं, ये तालाब को साफ रखेंगी, ये भी तालाब को गंदा करेंगी। तालाब साफ करने के लिए इन दो मछलियों को निकालना भी बहुत जरूरी है। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पेमरा को लेकर। पेमरा की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि बाबर सत्तार केस ना सुने, उससे बैक ऑफ कर ले। तो ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर ये दरख्वास्त की गई है और कहा गया है उनको कि आप ये केस ना सुने? अंदर की बात क्या है? मैं उनके इस मौकफ की हद तक तो चले मानता हूं कि जी ऑडियो लीक्स का गैर कानूनी है। जो भी ऑडियो लीक को ऑडियो रिकॉर्ड करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी तो नहीं है कि अगर ऑडियो से कोई जुर्म सामने आया है तो आप उस जुर्म की तहकीकात रोक दें। ये तो कल को कोई कत्ल होगा, उसकी सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी, तो आप कह देंगे कि सीसीटीवी फुटेज से कत्ल की तहकीकात ना की जाए क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बड़े नाजायज तरीके से रिकॉर्ड की गई है, इससे प्राइवेसी जो है वो को नुकसान पहुंचा है, लिहाजा आप इसको कत्ल की तहकीकात के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई आप वो केस अलग चलाते, तहकीकात अलग करते। आपने साकिब निसार साहब के बेटों की टिकटों की फरोख्त पे स्टे दिया और चीजों पे स्टे दिया, आप तहकीकात को कैसे रोक सकते हैं? आप अपना चलाते और आप देखें एक साथ इतने अरसे से वो ये केस सुन रहे हैं, कोई ऑपरेशनल ऑर्डर तो नहीं दे सके। 4 दफा उन्होंने चेयरमैन पेमरा को बुला के बेइज्जत कर लिया है। उनके अंदर डीजीआईएसआई और डीजीएमआई को बुलाने की तो हिम्मत है नहीं, सिविल अफसरान को बुला के बेइज्जत करते रहते हैं। ये जरूर है कि डीसी इस्लामाबाद को सजा दे दी, चेयरमैन पेमरा को बुला लिया, आईपी को बुला लिया, सिविल अफसरान के आगे जजी डारनी है और फौजी अफसरान से दूर रहना है। तो ये कोई तरीका तो नहीं है। वो सिविल अफसरान बेबस हैं, आप उनको कंटेम्प्ट के कोर्ट के नीचे जो है वो डराते डरूते रहते हैं कि मैं अंदर दे दूंगा, मेरा बड़ा अख्तियार है। भाई अल्लाह ने ये अख्तियार आपको इंसाफ से इस्तेमाल करने के लिए दिया है। ये इख्तियार को मेरा मतलब आपको सुल्तान राय बनने के लिए तो नहीं दिया, मेरे मतलब है। मैं समझता हूँ चेयरमैन पेमरा ने ठीक दरखास्त दिया और बाबर सत्तार साहब को इस केस से अलग हो जाना चाहिए। वैसे भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस किस्म का एक केस सुनकर एक फैसला दे चुके हैं। अब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज का एक फैसला होगा, बाबर सत्तार साहब एक दो और फैसला दे देंगे, दो फैसले दे देंगे, तो फिर क्या होगा? तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ठीक है उन्हें इस केस से अलग हो जाना चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस्लामाबाद पर कब्जे की। सीएम केपी की जानिब से जैसे गुज़िश्ता रोज़ कहा गया था कि हम इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे, तो आपको क्या लगता है वो कब्ज़ा कर लेंगे? वो कहते हैं हम इस्लामाबाद पर भी कब्जा कर लेंगे और अडियाला की जेल से इमरान खान को छुड़ा कर भी ले जाएंगे। तो अगर तो इमरान खान को छुड़ाने का कोई ये मंसूबा है कि केपी से कोई 10-20 हजार लोग आए और वो हमला करें अडियाला की जेल पर और इमरान खान को छुड़ा के ले जाएं, तो बेशक कर लें। पाकिस्तान में अगर आप जीएचक्यू पे हमला कर सकते हैं, कोर कमांडर के घर पे हमला कर सकते हैं और पाकिस्तान की अदालतें उसको कोई जुर्म नहीं समझती हैं और उनकी सहूलतकारी करती हैं, तो फिर आप बेशक ये भी करके देख लें कि आप इस्लामाबाद पर भी कब्जा कर लें और अडियाला की जेल पर भी हमला कर दें और छुड़ा के ले जाएं इमरान खान को। वैसे मेरा एक सवाल है कि मेरा मतलब है कि बड़ा उन जजेस जो हैं तहरीक इंसाफ की बड़ी सहूलतकारी करते हैं और उनके नज़दीक 9 मई के मुल्ज़मान के भी बड़े हकूक हैं और उनके नज़दीक जो है वो 9 मई के मुल्ज़मान जो हैं वो आम मुल्ज़मान की तरह हैं और जीएचक्यू पे हमला और आम जुर्म है जिनके नज़दीक। वो ये बता दें कि सीएम केपीके का जो ये बयान है कि वो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे, एक कल को वो केपी की पुलिस लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देते हैं, तो ये हमारे जजेस का क्या रवैया होगा? ये उसके बाद कहेंगे कि जो इन उनको रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने या फौज ने कोई किरदार अदा किया है, तो यकीनन ये कहेंगे कि वो बड़ी ज्यादती की है, उनको आने देना चाहिए था, ये उनका राइट है कि वो आके इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें। आज केपी की पुलिस जो है इसके साथ वो इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, कल पंजाब की पुलिस जाके केपी पे कब्जा कर लेगी, परसों इस्लामाबाद एफसी को भेजेगा और जाकर बलूचिस्तान पे कब्जा कर लेगा। तो ये क्या मुल्क को ये क्या बनाना चाहते हैं? मेरा तो सवाल ही है कि ये मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं और क्या मुल्क का निज़ाम ऐसे चल सकता है? अगर हमने ऐसी हुकूमतों को भी चलने देना है, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर आप 9 मई के मुल्ज़िम को वज़ीर आला बनने देंगे, तो वो एक और 9 मई करेगा। आप देखिए वो किस किस्म की गुफ्तगू करता है और इस गुफ्तगू के नतीजे में क्या होगा। बहरहाल अफसोसनाक बयान है, पाकिस्तान का मजाक बन रहा है और मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान के इदारे इस पर खामोश हैं।
तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने